बिल्कुल बिल्कुल बताएं। सर जैसे मेरा कुशवाहा बायोएनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, हाँ हाँ। उसके तहत हम गौशाला खोलने का प्लान सोच रहे हैं, तो कैसे होगा सर? आपका आपका कागजी कार्रवाई सारी पूरी है? पूरी है सर, पूरा जीएसटी जो भी होता है रजिस्ट्रेशन सब पूरा कंप्लीट है सर। कितने मेंबर हैं आपके ग्रुप में? मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं। जैसे 20 मेंबर करके उसको बनाया गया, और भी मेंबर जैसे जोड़ा गया है, बहुत हम्म। लोग हैं उसमें, लेकिन एक्टिव मेंबर 20 लोग हैं। अच्छा। जी सर। अच्छा, कहाँ पे है आपका ये? कुशीनगर में पटरौना साइड में है सर। अच्छा, जी सर। तो अभी तक आपने क्या तैयारी की है इसकी? इसकी सर अभी तक कोई न तैयारी नहीं है सर। तो अभी हम सोच रहे हैं कि कहीं से प्लान ऐसा मिले कि हम उसको एक्टिवेट करें, या फिर से उसके विषय हम सोचे कि मई जून से हम चालू करते हैं उसको सर। अच्छा, उसमें तो अभी कुछ। जब हमारी प्रेजेंटेशन शुरू होगी जी तो सर। उसमें एफपीओ के बारे में हम लोग किस तरह से समर्थन कर सकते हैं, कैसे हम लोग एफपीओ को बढ़ावा देने की सोच रख रहे हैं, वो हम आपसे शेयर करेंगे, साझा करेंगे। जी तो सर। उस समय फिर हम आपके सवाल पे भी आएंगे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। लेकिन एक जो मूल रूप की बात होती है कुशवाहा जी, वो ये है कि आपके आसपास ले दिक्कत पाते हैं। कि आप 1 बजे वापस। बना तो लेंगे, लेकिन आप हाँ, इसको अगर आप बताओ बेचना आप कहाँ है, क्या वो करेंगे। मार्केट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जी तो मैं सर। आशा कर रहा हूँ कि नहीं आपने इन सर। सब चीज़ों की थोड़ी रिसर्च करी है, थोड़ी जानकारी आपने लेके रखी होगी ये प्लानिंग शुरू करने के पहले। सौरभ जी, हम लोग शायद अब स्टार्ट करें, तब तक और लोग जुड़ेंगे। जी सर, शुरू किया जाए? हाँ शुरू करें, 2:15 बज गया। जी। तो मैं सभी यहाँ पे जुड़े हमारे साथ के लोगों का सबका स्वागत करता हूँ मॉडल गांव की तरफ से। और मॉडल गांव, जैसा कि हम समझ रहे हैं कि एक गांव को आदर्श कैसे बनाया जाए, हम क्या वो चीज़ें करें, हम वो क्या सोच रखें ऐसी कि हम अपने गांव को एक आदर्श गांव बना सकते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। उसी पे ये संस्था काम करती है। तो इसके पीछे की सोच क्या है, इसके पीछे की तैयारी क्या है और इसका सफ़र कैसा होगा, इसके बारे में हम आपसे कुछ चीज़ें साझा करने के लिए आज जुड़े हैं। पर उसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, और उसके बाद फिर हम इस पे आगे चर्चा को लेके चलेंगे। पर मैं ज़रा ये पहले आपको एक बार ये वीडियो दिखाना चाहूँगा। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग मेरी? यस सर। मेरे दिमाग में एक हीरो है। उन्होंने अपने गांव को एक नॉर्मल जैसा एक स्टीरियोटाइप गांव, हम चाहे वो पिक्चर में देखें या नॉर्मली जब हम ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं गांव की हालतें कितनी खराब है, गंदगी फैली हुई है, कहीं ना कहीं एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की भी सुविधाएं नहीं है। इन्होंने अपने गांव को एक मॉडल विलेज बना के दिखाया है, इसलिए ये मेरे लिए आज के हीरो हैं। तो रवीना जी की बातों को मद्देनजर रखते हुए एक काम करते हैं, हम सब सीधे उसी गांव में चलते हैं अपने दर्शकों के साथ। ठीक रहेगा? आइए देखिए। मेरे गांव में आरओ से पानी मिलता है, जिससे कोई भी बीमार नहीं है। सिटी में नहीं मिलता इतना, इधर मिलता। 24 घंटा लाइट रहता है इधर गाँव में। मेरे गांव में हर जगह कैमरा लगा हुआ है। ये गांव में जो लोग हैं वो एजुकेटेड हो गए हैं।
हर बच्चे वाईफाई का लाभ लेते हैं। मेरे गांव में सब फैसिलिटी है, क्योंकि मेरे गांव के अंदर 2006 में मेरे एक यंग सरपंच मिला। पहले गांव की अगर कुछ सुविधा नहीं थी, लाइट की, पानी की, गटर की, और अभी गांव में जो डेवलप हुआ है पिछले 10 वर्ष में ही किया है। जैसे हमारे सरपंच हिमांशु पटेल ने इस पुंसरी गांव में जैसा काम किया है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि अगर वैसे हिमांशु पटेल एक गांव में आ जाए तो जैसे पुंसरी का एक रौनक बदला है, वैसे पूरे इंडिया का रौनक बदल जाएगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महज 31 साल की उम्र में पुंसारी गांव तो धन और साधन की कमी कोई मायने नहीं रखता। आज की रात देवियों सज्जनों, जश्न है हिमांशु पटेल की सोच का। मैं स्वागत करना चाहूंगा हिमांशु पटेल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे इस कार्यक्रम में आ सके। जैसे कि हमने अभी देखा, आपका गांव जो है एकदम स्वच्छ हो गया है, बहुत सारे आधुनिक उपकरण इसमें लग चुके हैं। ऐसा क्या क्या आपने इसमें नया किया, उसके बारे में थोड़ी सी हमको बताइए। जी सर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जब से मैंने शुरुआत की तो आज गांव में 100% लोगों के यहाँ 100% लोगों के यहाँ टॉयलेट है। गांव में 100% लोगों के यहाँ टॉयलेट है। 100% गांव ड्रेनेज से जुड़ा हुआ है। 100% रास्ते हैं। 100% गांव टेक्नोलॉजी यानी कि वाईफाई से जुड़ा है। ऑसम। गांव में पीए सिस्टम है। पूरे गांव को सीसीटीवी कैमरे से जुड़ा है। सर, जितने भी स्कूल है मेरे यहाँ 1 से 8 की 5 प्राइमरी स्कूल है, हर एक क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे है और उनके पेरेंट्स अपने मोबाइल के ऐप के थ्रू घर बैठे देख सकते हैं कि मेरा बच्चा कौन सी क्लास में कैसी पढ़ाई कर रहा है। तो ऑनलाइन एक और बहुत सी विचित्र बात हमें मालूम पड़ी है। इनका ऐसा गांव है जहां आज तक एक भी एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है अभी तक। 3 सालों से देवी और सज्जनों, 3 सालों तक कोई भी एफआईआर नहीं लॉन्च हुआ। ये कैसे संभव हुआ? सर, हर 2-3 महीने एक एफआईआर गांव से होती थी। मैं नया यंग में सरपंच बना था। लोग इंटरनल कास्ट के तौर पे किसी के झगड़े में कूद पड़ते थे और झगड़ा हो जाता था। तो मैं माना कि यार लोगों की सोच भी बदलना इतना ही जरूरी है। मैं रास्ते, ड्रेनेज और टेक्नोलॉजी ला दूंगा, इससे गांव मॉडल हो जाएगा, लेकिन आदर्श नहीं होगा। और मुझे आदर्शता के ऊपर ही काम करने का मेरा फोकस ज्यादा था। तो मैंने शुरुआत की और लास्ट 3 साल ऐसे हुए हैं कि जिनमें एक भी नो क्राइम रेट मेरे गांव में हुआ है। और लोग, परिवार वालों ने कभी ऐसा सोचा कि हमारे घर का एक सदस्य है वो सरपंच बन जाएगा? सर नहीं, मेरे दादा और मेरे पिता सोशल काम तो करते थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं था कि सरपंच बनने के बाद इतना सारा काम हो जाएगा। 2007 में मैंने कहा था कि मैं इस गांव को उस ऊंचाई पे लेके जाना चाहता हूँ। लोग वो दिन गूगल के ऊपर इस गांव का रोड मैप सर्च करेंगे और इस गांव को ढूंढते हुए आएंगे कि हमें पुंसरी जाना है, हमें इस गांव को देखना है। तब लोगों का मानना था कि गांव थोड़ी ऐसे डेवलप होता है, गांव को देखने के लिए थोड़ी कोई आता है। और आज लोग हर साल करीबन 2 लाख जितने लोग इस गांव की विजिट के लिए आते हैं, वो पूरे इंडिया से हो और आउट ऑफ इंडिया से। जी रवीना जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपको और स्ट्रेंथ दे ताकि आप और भी उन्नति छू पाए। थैंक यू। विकास की नई परिभाषा आज हमें सीखने को मिली हिमांशु पटेल और पुंसारी को देखकर। अगली बार यदि आप किसी गांव से गुजर रहे हो तो दुआ कीजिए कि इस देश के हर गांव को हिमांशु पटेल जैसा कोई सरपंच मिल जाए, ताकि तरक्की की चाह में किसी गांव वाले को शहर का रुख न करना। बहुत अच्छा रहा वीडियो सर।
और इस वीडियो को दिखाने का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हिमांशु पटेल केवल एक नहीं है, पुंसारी गांव केवल एक नहीं है, और कोई भी गांव मॉडल गांव बन सकता है। हिमांशु पटेल हर गांव में हैं, खाली उन्हें पहचानने की ज़रूरत है, उन्हें उभारने की ज़रूरत है। पुंसारी मॉडल गांव हर गांव में बसता है। जिस दिन हम गांव वाले उसका बीड़ा उठा लेंगे, हमारा कोई भी उत्तर प्रदेश का गांव, चाहे हिंदुस्तान का गांव, एक मॉडल गांव बनने से पीछे नहीं रहेगा। और यही इस सभा का आज जो हम एकत्रित हुए हैं, इसका उद्देश्य यही है कि कैसे हम अपने गांव को एक मॉडल गांव बना सकें, एक मॉडल गांव की परिभाषा क्या होती है, और उस अपने गांव को एक मॉडल गांव में तब्दील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। मैं इसका थोड़ा सा आपको रूपरेखा बता दूं। मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, ये डॉक्टर हीरालाल, जो कि एक सर्विंग IAS ऑफिसर हैं, सर बांदा के एक्स कलेक्टर रह चुके हैं, और ये उनका जब वो बांदा में एज अ कलेक्टर पोस्टेड तो उन्होंने कई विकास के क्षेत्रों पे काम किया। उन्होंने पानी पे काम किया, उन्होंने खेती पे काम किया, उन्होंने रोजगार पे काम किया, पढ़ाई पे काम किया। और जो उनका 1.5 साल का टेन्योर था, उसपे जब ये सारी चीजें होने लगी और काफी मीडिया में उनकी चर्चा होने लगी, काफी संस्थाएं आके उनसे पूछने लगी कि आप ये सब काम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसी दौरान हमारे जो मॉडल गांव के प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर मुनीश, इस समय आपके स्क्रीन पे हैं। सर हमारे प्रेसिडेंट हैं मॉडल गांव संस्था के। सर एक्स रिटायर्ड जनरल मैनेजर रह चुके हैं नाबार्ड के, तो उनको एक रूरल डेवलपमेंट का बहुत अच्छा अनुभव है। और जब सर की डॉक्टर हीरालाल जी से मुलाकात हुई और इनकी ये चर्चा शुरू हुई, तो मुनीश सर का ये मानना हुआ कि आपने जो विकास के काम किए हैं अलग अलग इंडिकेटर्स पे, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे पानी हो, और उसका जब उन्होंने एवेल्युएशन शुरू किया। एक मिनट सर, ये कोई हितेश है, इनको रिमूव करिए। ये चैट पे क्या चल रहा है, इनको रिमूव करिए। कर दिया सर, कर दिया। तो इसमें जब चर्चाएं आगे शुरू हुई, तो उसमें ये हुआ कि जब सरकारी डेटा से चीज़ों को मेजर करना शुरू किया गया कि जब काम शुरू हुआ था उसके पहले क्या स्थिति थी बांदा में, और जब काम कंप्लीट हुआ उसके बाद क्या स्थिति थी बांदा में, तो बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा, एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा। जैसे कि पानी पे जो काम हुआ उनके टेन्योर में, डॉक्टर हीरालाल जी के टेन्योर में, तो उसमें 1.34 मीटर, 1.34 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल का पानी बढ़ गया, और ये सरकारी आंकड़ा था। इससे क्या हुआ कि जो खेती की प्रोडक्टिविटी थी वो 18.5% बढ़ गई। तो उस साल जो खेती हुई वो पानी के बढ़ने की वजह से और इनके खेती पे काम करने की वजह से 18.5% प्रोडक्टिविटी उसी इनपुट पे और ज़्यादा मिली। मतलब किसानों को उसका ज़्यादा फायदा पहुंचा उन तक। तो जब मुनीश सर की इनसे बात हुई, तो मुनीश सर का ये आइडिया आया कि आपने जो अभी तक काम किया है ये अलग अलग विषयों पे काम किया, लेकिन अगर आप इन सबको मिला दें और एकत्रित करके एक फोकस करके देखा जाए, तो ये तो एक गांव को एक आदर्श गांव, एक मॉडल गांव बनाने की प्रक्रिया है। जब आप ये सारे कामों को एक साथ देखेंगे, तो अगर ये किसी भी गांव में इन सारे कामों पे एक साथ काम हो तो एक गांव मॉडल गांव बन जाएगा। और वहीं से फिर इस आइडिया की शुरुआत हुई कि क्यों ना मॉडल गांव के नाम से एक संस्था बनाई जाए, जो हर गांव में उसको आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में जानकारी दे, उसके बारे में प्रोजेक्ट्स चलाए, उसके बारे में गांव वालों के साथ मिलके काम करें, उन्हें प्रेरित करें, उन्हें सशक्त करें, ताकि हर गांव वाला अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने की तरफ कार्यरत हो सके। तो इसी कॉन्सेप्ट को और समझाने के लिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो इसमें मॉडल गांव की जो ये संस्था है हमारा, देखिए मुख्य हमारा जो विजन है वो विजन क्या है कि बहुत साधारण सी बात, लेकिन कि गांव का हमको चौमुखी विकास करना है। और मिशन क्या है कि हम इसे कैसे हासिल करेंगे, तो हम विलेज मैनिफेस्टो, जिसके बारे में अभी मैं और चर्चा करूंगा, उसके माध्यम से गांव के विकास का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक एजेंडा स्थापित करेंगे।
और फिर इस एजेंडा को गांव में जमीनी तौर पे उतारने के लिए हम कुछ चेंज मेकर बनाएंगे, जिसके बारे में अभी फिर से मैं विस्तार से बताऊंगा। और जब ये सिस्टम काम करना शुरू करेगा तो गांव का सर्वांगीण चौमुखी विकास होगा। अभी हम कैसे करेंगे? तो इसके देखिए 3 मुख्य पहलू हैं। सबसे पहला विलेज मैनिफेस्टो, दूसरा चेंज मेकर और तीसरा एफपीओ या एफपीसी। तो मॉडल गांव जो संस्था है जो एक गांव को आदर्श गांव कैसे बना सकते हैं उसके लिए कार्यरत है, उसके 3 ये मुख्य स्तंभ हैं, विलेज मैनिफेस्टो, चेंज मेकर और एफपीओ और एफपीसी। हम जो भी करेंगे वो इन तीनों श्रेणियों में से कहीं ना कहीं फिट होगा। और ये कैसे आपके लिए लाभदायक होगा अब मैं आपको आगे बताता हूँ। विलेज मैनिफेस्टो, अभी मैनिफेस्टो का नाम हम सबने सुना है और अक्सर हमने इसे चुनाव से लिंक करके, जब चुनाव का समय आता है तो हम मैनिफेस्टो का बहुत प्रचलन सुनते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैनिफेस्टो केवल चुनाव का नहीं होता है। मैनिफेस्टो का अर्थ होता है एजेंडा, कोई भी ऐसी लिखित चीज तो आपके एक उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए उसको डिटेल करे, उसे विस्तार से समझाए, उसे हम मैनिफेस्टो बोलते हैं। मैनिफेस्टो कई तरह के होते हैं, जिसमें से चुनावी मैनिफेस्टो उनमें कई मैनिफेस्टो में से एक है। पर यहाँ पे हम विलेज मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। अभी विलेज मैनिफेस्टो क्या होता है कि देखिए, हम लोग विकास की बात बहुत करते हैं, लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं या हमारी जानकारी में कई लोग ऐसे होंगे जिनको अगर हम विकास को परिभाषित करने के लिए बोल दें तो वो उसे परिभाषित नहीं कर पाएंगे। परिभाषित का मतलब क्या हुआ कि विकास कोई एक साधारण आमतौर से इस्तेमाल होने वाला शब्द नहीं है। विकास का एक बहुत ही पॉइंटेड, विकास का एक बहुत ही सटीक मतलब होता है। और जब तक कुछ ऐसी चीजों पे काम ना हो, कुछ ऐसे बदलाव ना हो हमारे आसपास, तब तक हम उसे ये नहीं कह सकते कि विकास हुआ है। तो लोगों को गांव के विकास का मतलब क्या होता है ये समझाना बहुत जरूरी है, और यही काम हम विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से करेंगे। हम अपने जानने वाले हर गांव वासी को ये हम समझाएंगे कि गांव के विकास का मतलब क्या होता है। अभी क्या होता है कि बहुत सारी संस्थाएं गांव में जाती हैं, बहुत सारे विभाग सरकार के गांव में जाते हैं काम करने के लिए। बहुत सारे लोग, खासतौर से जब चुनाव होते हैं तो आपके ग्राम प्रधान होते हैं जो आपसे आते हैं, आपसे गांव के विषयों के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और सब लोग कोई ना कोई किसी न किसी पहलू पे काम करते हैं। पर मॉडल गांव संस्था का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम गांव वालों के सामने हम पूरे गांव के विकास की बात करें, हम एक मुद्दे की बात ना करें। तो हम केवल ये नहीं बोलेंगे कि आपके गांव में सफाई होनी चाहिए, हम केवल ये नहीं बोलेंगे कि आपके गांव में अच्छे स्कूल होने चाहिए। हम आपसे ये बोलेंगे कि आपके गांव में ऐसी कौन सी सारी चीजें होनी चाहिए जहां पे अगर वो अलग अलग शुरू होंगी तो विकास तो होगा ही होगा, साथ में जब वो सारी चीजें हो जाएंगी तो पूरा गांव एक मॉडल गांव बन सकता है। तो उसके लिए देखिए बहुत पॉइंटेड 25 पॉइंट्स हैं जो हमने अपने विलेज मैनिफेस्टो में इंक्लूड किए हैं। ये मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं जी। ये 25 पॉइंट्स जो हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं आपके गांव के हर पहलू को कवर करते हैं। तो चाहे सफाई हो, पढ़ाई हो, दवाई हो, दवाई से हमारा मतलब है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में भी हम योग पे ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि योग हमें क्या बोलता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अगर बचाव कर सकते हैं तो वो इलाज से बेहतर है आपके स्वास्थ्य के लिए। बिजली, बिजली भी कैसी कि जो हमारे जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, चाहे कोयला हो चाहे पानी हो, उसके बिना बर्बादी के हम बिजली कैसे ले सकते हैं। तो सोलर, सूर्य की रोशनी से जो बिजली बनती है हम उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि सूर्य हमसे पैसा नहीं मांगता बिजली बनाने के लिए। तो कुछ यंत्र आते हैं, आप उससे लगाएं तो हमारी जो नेचुरल चीजें हैं हम बिना उन रिसोर्सेज को खराब किए हम बिजली जनरेट कर सकते हैं। पानी में भी सिर्फ पीने के पानी की बात नहीं हो रही है, हम सिंचाई की बात कर रहे हैं। तो हमारे खेत में कैसे हम कम पानी लगा के ज्यादा उपज कर सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। संरक्षण, अब ये पानी आएगा कहाँ से? पानी जो हमारे पास है हम उसे कैसे बचा के रख रहे हैं, हम कैसे उसे हिसाब से इस्तेमाल करें ताकि कम पानी में हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं। और पानी जो हमारे पास एक बहुत ही एक ऐसा रिसोर्स है, एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं, हम उसे बहुत ही बचा के बहुत ही संभाल के चल सके। इसी तरह रोजगार, विपणन, हम जो खेती करते हैं, खेती देखिए एक ऐसा पेशा है जो गांव में और कुछ हो ना हो खेती अवश्य होती है।
और खेती को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मार्केटिंग यानी विपणन की बहुत ज़रूरत होती है। संवाद तंत्र, गांव वाले आपस में या कोई भी सरकार का विभाग है, कोई भी संस्था है, वो गांव वालों से संवाद कैसे कर रही है, तो उसका संवाद तंत्र क्या है। जैविक उत्पाद, ऑर्गेनिक खेती जिसको हम बोलते हैं, आत्मनिर्भर गांव, विवाद रहित गांव, गांव का नियम, लेखा जोखा, सूचना की तकनीक, जो टेक्नोलॉजी आज के समय में इतनी आगे बढ़ गई है, वो हमारे गांव में क्यों नहीं आ पा रही है, और अगर आ रही है तो हम उसका इस्तेमाल अच्छे से और कैसे कर सकते हैं। किसान उत्पादन संस्थान, और जिसके बारे में जो एफपीओ और एफपीसी की मैं बात कर रहा था, इसके बारे में अभी हम और डिटेल में बात करेंगे। एक हमारा बहुत प्रयास है कि जो प्रवासी ग्रामवासी हैं, देखिए हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे जानकारी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपना गांव छोड़ के शहर पलायन करना पड़ा रोजगार की तलाश में। तो अगर हमारा गांव मॉडल गांव बन जाएगा तो ये सारी चीजें जिनके अभाव में हमारा पलायन गांव से शहर की तरफ होता है, जहां हमारा पलायन हमें अपने परिवार को छोड़ के हमें बाहर पैसा कमाने के लिए, रोजगार के लिए जाना पड़ता है, अगर वो सारी सुविधाएं, वो सारे मौके हमारे अपने गांव में ही बन जाएं तो हमें पलायन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वृक्षारोपण, खेल, कला, गांव में इतनी प्रतिभा है जिसको हम मौका नहीं दे पा रहे हैं कि हम उन्हें आगे बढ़ाएं, तो क्यों उसके लिए हमें शहर जाने की जरूरत है। हम गांव में ही प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग, उनके एक्सपोजर के लिए हम क्या बना सकते हैं, हम उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं, हम उस पर ध्यान दें। ग्राम की समस्याएं और संस्थान, जो भारत सरकार की चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की इतनी स्कीमें हैं, बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जिनका लाभ या तो सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है या गांव तक वो स्कीमें ही नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ये जो संवाद का एक अभाव आ गया है, हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। और एक गांव स्थापना दिवस, देखिए क्या है कि हर गांव में हमारा लक्ष्य है कि अगर एक स्थापना दिवस मनाए जाना लगे, जिस दिन हम ये मान लें कि उस दिन पूरे गांव के जितने भी लोग हैं, भले ही वो शहर चले गए हों, भले ही उस गांव के बेटियों की शादी दूसरे शहर में हो गई हो, लेकिन वो एक दिन ऐसा हो जहां सारा गांव इकट्ठा हो, एक जश्न का माहौल हो, एक त्योहार की तरह उस पर्व को मनाया जाए, जहां बिना किसी भेदभाव के हम, क्योंकि उसी गांव के हैं, उस लगाव के साथ हम इकट्ठे हों। और उस एक स्थापना दिवस के दिन हम ना सिर्फ जश्न मनाएं, पर हम ये भी चर्चा करें कि अब अगले साल, अगले ग्राम स्थापना दिवस तक हम अपने गांव में क्या क्या विकासपूर्ण कार्य करना चाह रहे हैं और हम कितना एक आदर्श गांव बनने की तरफ नजदीक उसके पहुंच गए हैं। तो विलेज मैनिफेस्टो जो है, एक गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए जो जो चीजें, जो जो फैक्टर्स हैं, जो जो इंडिकेटर्स हैं, जिन पे काम होने से ये विकास होगा, हमारा गांव मॉडल गांव बनेगा, विलेज मैनिफेस्टो वो 25 पॉइंट को स्थापित करने का एक माध्यम है। इससे जितने लोगों तक ये विलेज मैनिफेस्टो पहुंचेगा, उतने लोग, उनको इस बारे में पता चलेगा कि उनके गांव में किन चीजों पे विकास होना चाहिए, और वो विकास होगा तो हमारा गांव मॉडल गांव बनेगा। तो ये इसकी बहुत एक अहमियत है। अब अगली जो चीज है वो है चेंज मेकर। और मैं आपको एक चीज दिखा दूं, मैं ये स्लाइड थोड़ी शिफ्ट नहीं हो रही है। एक हमने क्या किया, हमने एक प्रारूप बनाया विलेज मैनिफेस्टो का, और वो प्रारूप हमने गांव में पहुंचाना शुरू किया, और उसमें ये सभी 25 पॉइंट हैं। मॉडल गांव की जरूरत क्या है, मॉडल गांव क्या होता है, उसको परिभाषित किया गया है और बहुत ही सरल भाषा में किया गया है, ताकि आप किसी को भी ये विलेज मैनिफेस्टो दिखाएं और उसे आप अवगत करा सकते हैं कि उन्हें अपने गांव में किन चीजों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि किन चीजों के विकास की मांग करनी चाहिए। देखिए, मॉडल गांव का ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि अभी जो गांव में विकास के कार्य होते हैं वो शहर में उनका निर्धारण किया जाता है और फिर वो शहर से प्लान होके गांव में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। लेकिन मॉडल गांव ये बोलता है कि जहां के विकास की बात हो रही है उसकी प्लानिंग वहीं पे होनी चाहिए, और इसीलिए हम चाहते हैं कि विकास की एक मांग क्रिएट हो। हम खाली इसका इंतजार नहीं करें कि कोई विभाग आएगा, कोई संस्था आएगी और हमारे गांव का विकास करेगी। हम जब एक बार हमें ज्ञान हो जाएगा कि हमें किस चीज पे विकास करवाना है, तो हम उस चीज के विकास की मांग करेंगे
और ये मांग क्रिएट करने का ही सबसे पहला प्रथम चरण है विलेज मैनिफेस्टो को उत्तर प्रदेश के और हिंदुस्तान के हर गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाना, ताकि विकास की एक मांग बननी शुरू हो। और जब मांग होगी विकास की, तो विकास का पूर्ण होना लगभग निश्चित है। ये उस विलेज मैनिफेस्टो का एक प्रारूप है जिसके बारे में आपसे मैं चर्चा कर रहा था। तो इसमें सारी चीजें हैं और इसमें आपको सिर्फ इतना करना है, और ये हमारी आपसे अपील है कि आप इस पर्चे को छपवाएं, नीचे अपना फोटो लगाएं, अपना फोन नंबर डालें, अपना नाम डालें, ताकि ये आपके माध्यम से एक संदेश जो है आपके गांव तक पहुंचे। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस चीज का बहुत एक अच्छा अनुभव होगा कि इसमें केवल और केवल एक गांव को आदर्श गांव बनाने की बात हुई है, और वो आदर्श गांव किन 25 पहलुओं पे ध्यान दे के बन सकता है उस पे बात हुई है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे और जब आपके नाम से आपकी फोटो के साथ ये आपके गांव में बंटना शुरू होगा, तो इससे जो आपको एक अनुभूति होगी इस चीज की कि आपने एक बहुत अच्छी चीज की चर्चा अपने गांव में शुरू की है, और आपका ये कदम एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम रहेगा, क्योंकि इस कदम से आप विकास की एक मांग की शुरुआत करेंगे जो आगे जाके इस आपके गांव को एक मॉडल गांव बनाने में बहुत बड़ा एक रोल निभाएगा। ये तो ये उसका प्रारूप है। हम इसको इम्प्रूव करते रहते हैं, जैसे जैसे हम इसको इम्प्रूव करते हैं वैसे वैसे हम ये सबसे शेयर करते रहते हैं ताकि वो इसके और लोगों से साझा कर सकें। अब जो हमारा अगला पॉइंट था चेंज मेकर का, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मॉडल गांव संस्था जो है एक गांव को मॉडल गांव बनाने का प्रयत्न कर रही है। उसके 3 मुख्य कार्य हैं। पहला है विलेज मैनिफेस्टो, दूसरा है चेंज मेकर, और तीसरा है एफपीओ और एफपीसी। तो पहला जो विलेज मैनिफेस्टो था मैंने आपके सामने रखा। अब मैं बात करना चाहूँगा, आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा चेंज मेकर पे। अब देखिए चेंज मेकर क्या होता है। चेंज मेकर कोई भी वो व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोच के जिस गांव का वो है उसके उत्थान के लिए, उसके बढ़ावा, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, वो ऐसी सोच वाला एक आदमी हो जिसका थोड़ा सा सोशल माइंडसेट हो, जो सामाजिक विकास की बातें सोचता हो, करता हो, लोगों से साझा करता हो। हम ऐसे लोगों को आपकी मदद से हम चाहेंगे कि आपके अगर गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे उसके बारे में उसकी डिटेल्स भेज के, चाहे लड़का हो, लड़की हो, वृद्ध हो, युवा हो, कोई भी हो, लेकिन जिसका ऐसा एक सामाजिक विकास का एक मानसिकता रखता हो जो भी व्यक्ति, उससे उसके बारे में जानकारी लेके हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे। तो हमारी देखिए वेबसाइट है www.modelgaon.org, और उस पर अभी हमने काम शुरू कर दिया है। काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी हैं, काफ़ी चीज़ें और उसमें नई आ रही हैं। तो चेंज मेकर को हम ट्रेनिंग देंगे, हम उन्हें कई चीज़ें सिखाएंगे कि वो अपने नेतृत्व की बात को कैसे बढ़ा सकते हैं, गांव विकास के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, उनके उन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो सकती है, हम उन्हें वो बताएंगे। और उससे जो ज्ञान हम उनको देंगे उसके बाद हम उन्हें जो उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में जो ऐसे मॉडल गांव बन चुके हैं, अब जैसे मैं एक उदाहरण दूं, अन्ना हजारे जी का जो गांव है वो एक मॉडल गांव है, तो हम उन्हें वहां पे भेजेंगे ताकि जो मॉडल गांव ऑलरेडी बन चुके हैं उन्हें देखकर उन चेंज मेकर्स को उनका दिमाग खुलेगा, उनके अंदर एक नई सोच आएगी, और जो चीजें एक गांव में चल सकती हैं वो हमारे गांव में भी चल सकती हैं। तो कोई अगर ऐसी चीज है जो सक्सेसफुल हो चुकी है, सफल हो चुकी है, और हम उसे कॉपी करके उसकी नकल करके अपने गांव में भी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं, ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो हम दूसरे को देख के सीखते हैं, हम बचपन से अपने गुरुओं से बात करके उनको देख के सीखा है। ये भी एक समझ लीजिए कि एक गुरु के पास ही आप जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिक्रिएशन प्लस एजुकेशन, मतलब आपका ये घूमने का एक सैर का माध्यम भी हो गया, आप एक नई जगह घूमने गए और वहां पे आपने कुछ सीख भी लिया। तो ये जो चीज है इससे आपको आपकी सोच खुलेगी, उन चेंज मेकर्स के पास एक नया ज्ञान आएगा जिससे वो अपने गांव में लाके और अपने बाकी गांव वालों के साथ उसे साझा कर सकते हैं, और जो वहां पे वो सीख कर आए हैं उसे यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए चेंज मेकर बनने के फायदे भी बहुत हैं, और मैं कुछ मुख्य चीजों को आपके सामने रख दूं। ये स्लाइड जैसे जैसे चेंज होगी मैं आपको और आगे दिखाता जाऊंगा।
पर चेंज मेकर बनने से जब विलेज मैनिफेस्टो के अंदर जो 25 पॉइंट हैं, जब आपके गांव का जो विकास का एजेंडा है, जब वो स्थापित होना शुरू होगा, तो क्योंकि आप एक सोशल माइंडसेट के व्यक्ति रहेंगे, आप उस गांव के चेंज मेकर रहेंगे, एक सोशल लीडर रहेंगे, तो आपसे हर आदमी सुझाव मांगेगा, आपसे वो एजेंडा तय करने के लिए मार्गदर्शन मांगा जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और गांव में जो आपका सम्मान बढ़ेगा, जो समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, वो तो एक अलग पहलू है ही है। तो चेंज मेकर कहीं ना कहीं आपके गांव को एक मॉडल गांव बनाने के नेतृत्व का एक बहुत अहम पहलू है, और ऐसे लोगों को विकसित करने की जिम्मेदारी हम लेना चाह रहे हैं। हम उन्हें ट्रेनिंग देके, उन्हें स्टडी टूर पे भेज के, बाहर पढ़ने के लिए, सीखने के लिए भेजना चाह रहे हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा जानकारी मिले और वो अच्छी चीज़ें जो वो सीख के आ रहे हैं वो उन्हें इसे यहाँ पे साझा कर सकें। ये जो मैंने आपको जैसा बताया था, हम उन्हें स्टडी टूर पे भेजेंगे, तो हमने ये कुछ अलग अलग प्लान्स बना के रखे हैं। और देखिए, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हम यहाँ पे आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप अगर कहीं भी जा रहे हैं, जो भी खर्चा है आपको अकेले नहीं उठाना है। आपके गांव से अगर 10 लोग हैं, 15 लोग हैं जो रुचि रखते हैं चेंज मेकर बनने की, तो हम आपको कुछ नहीं करना है। 100 रुपये खर्चा हो रहा है, सब लोग 10-10 रुपये मिला दें, सबकी जेब से बहुत थोड़ा सा पैसा गया, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी चीज सीख ली। उसकी पूरी कोऑर्डिनेशन हम करेंगे, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, क्या सीखना है, वहां से आके कैसे रिपोर्ट बनानी है, ताकि हम आपको एक सर्टिफिकेट भी दे सकें इसके बारे में। तो ये सारी प्रक्रिया में हैंड होल्डिंग, आपकी सहायता हम करेंगे। अब जो तीसरी चीज है, अब देखिए मॉडल गांव की सोच क्या है। मॉडल गांव का ये मानना है कि कोई भी विकास की बात जब होती है, उसके दो पहलू होते हैं। वो पहलू क्या है? सामाजिक विकास और आर्थिक विकास। तो जब हमने विलेज मैनिफेस्टो और चेंज मेकर की बात की, तो हम एक सामाजिक सोशल विकास की बात कर रहे थे। लेकिन ये हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक एक व्यक्ति की, एक ग्राम की और एक डिस्ट्रिक्ट की, एक देश की, एक प्रदेश की आर्थिक विकास जब तक नहीं होगा, हम टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक संपूर्ण बदलाव, सर्वांगीण विकास, इन चीजों की बात हम नहीं कर सकते हैं। और ये दोनों पहलू ऐसे हैं जो एक ही साइकिल के दो पहिए हैं। आप इनमें से एक भी हटाएंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो सामाजिक विकास अकेले नहीं चल सकता, आर्थिक विकास अकेले नहीं चल सकता, लेकिन दोनों अगर एक साथ चल गए तो आपके गांव को मॉडल गांव बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी जब हमने बात की सामाजिक विकास की, अब हम बात करेंगे आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास कैसे आएगा? तो हमने इस चीज पे मंथन करना शुरू किया कि एक ऐसा कौन सा पेशा है, एक ऐसी कौन सी चीज है जिससे गांव में आमदनी आती है, और वो ऐसी चीज हर गांव में हो। तो चाहे फैक्ट्रियां हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, वो हर गांव में हो ना हो, लेकिन खेती एक ऐसा पेशा है, खेती एक ऐसा पावन काम है जो हिंदुस्तान के हर गांव में होता है। तो हमने ये सोचा कि हमारे पास गांव में लोगों का रोजगार और लोगों की आय बढ़ाने के दो माध्यम थे। एक तो ये था कि या तो हम कोई नई इंडस्ट्री वहां पे लगाएं, या जो वहां पे ऑलरेडी काम चल रहा है उसको हम बढ़ाएं। तो जब खेती एक ऐसी चीज है जो ऑलरेडी हर गांव में हो रही है, तो हम क्यों ना उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक हम केवल कृषि में इन्वॉल्व हैं, अभी तक हम केवल कृषि कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम कृषि से कृषि व्यापार बन गए, तो अपने आप आमदनी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, गांव में खुशहाली आएगी, आपका गांव मॉडल गांव बन जाएगा। अब ये जो कृषि से कृषि व्यापार की तरफ जाने का जो सफर है, ये कैसे तय होगा? तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप एक कदम पीछे लें और आप ये सोचें कि हिंदुस्तान में आज हम टाटा की बात करते हैं, बिरला की बात करते हैं, अंबानी की बात करते हैं, ये लोग इतने बड़े कैसे हो गए? ये व्यापार, ये जो संगठन है, ये इतने बड़े कैसे हो गए? ये ऐसे हो गए कि इन्होंने कभी भी अकेले काम नहीं किया। इन्होंने एक समुदाय बनाया, एक संगठन बनाया, और आज वो एक कंपनी बन गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सोच है कि हम अकेले अपने विकास की बात करें, अपने विकास की बात सोचें, और हम गांव को छोड़ दें, चाहे अपने हम साथी किसानों को छोड़ दें, तो ये कभी संभव नहीं होगा। और ये हमारा 70 साल का
आज़ाद इतिहास इस चीज़ का गवाह है। अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान का हर गांव और उस हर गांव का हर किसान एक दूसरे किसान के साथ मिल के काम करे, एक कंपनी बना के काम करे, और इसी आइडिया को सरकार ने एक स्कीम के माध्यम से हमारे बीच में रखा है, जिसका नाम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। फार्मर, जो हमारे छोटे लघु किसान भाई हैं, जब वो एक साथ आके कंपनी बनाएंगे तो वो एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कहलाएगी, और उसको फिर सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलती है। और केवल आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है, जो ये आइडिया है, जो ये विचार है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का, अपने आप में इसमें बहुत ताकत है। और वो ताकत कैसे, मैं थोड़ी से कुछ इसके बहुत ही अहम पहलू हैं वो मैं आपके सामने रखूं, और इससे आपको खुद इस चीज़ का एहसास होगा कि अगर हम एक साथ आके खेती करते हैं, एक कंपनी बना के, एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के, तो उसके क्या फायदे होते हैं। देखिए अभी क्या होता है कि एक लघु किसान जो है, एक छोटा सा किसान है, उसका एक छोटा सा खेत है, वो चाहे खाद लेने जाए चाहे बीज लेने जाए, वो बाजार तक जाता है और वो महंगे दाम में वो खरीद के लाता है, क्योंकि वो अकेले काम कर रहा है या एक दो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं। तो वो दिन भर मेहनत करता है, उपज कम होती है, तो जब वो बेचने जाता है मार्केट में, मंडी में, तो उसे अब तो अपने मन का दाम नहीं मिलता है, क्योंकि उसे ये डर रहता है कि जो मुझे मिल रहा है मैं बेच दूं, क्योंकि अगर ये माल मेरे पास रह गया और ये खराब हो गया तो मेरा पूर्णतः नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब इसी का दूसरा दृश्य देखिए कि अगर आप एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, अगर छोटे किसान मिलके काम कर रहे हैं, तो क्या होता है। जब आप एक कंपनी बना के काम करते हैं, मिलके काम करते हैं, तो उसमें आपको एकत्रीकरण का बहुत बड़ा फायदा मिलता है। एकत्रीकरण का मतलब क्या हो गया कि जब आप अकेले काम कर रहे थे तो आपको बीज और खाद का मान लीजिए 100 रुपये खर्चा हो रहा है, लेकिन वहीं अगर 10 किसान मिल गए, 100 किसान मिल गए, तो वो खर्चा 10 रुपये और 1 रुपये भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी इनपुट है, जो आप खाद में, बीज में, पानी में खर्चा करते हैं, उसमें बहुत कमी आएगी। दूसरा, अब आप जब एक साथ खेती कर रहे हैं तो मतलब आप बड़े स्तर पे खेती कर रहे हैं, ज़्यादा बड़े एरिया पे खेती कर रहे हैं, मतलब आपकी उपज बढ़ेगी। जब इतने लोग एक उद्देश्य से एक अनाज उगाएंगे, एक प्लान के तहत काम करेंगे, खेती करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो उपज होगी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। और जब आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपके पास सामग्री ज़्यादा है, उसकी संख्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपको मार्केट में उसका दाम भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो बड़ा व्यापारी है उसको क्वालिटी चाहिए, वो आपको पैसे अधिक देगा लेकिन उसको क्वालिटी चाहिए और ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो जब आप ये दोनों चीज़ें एफपीसी के माध्यम से, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से कर पाएंगे, तो इसका फायदा और इसमें आय में वृद्धि तो निश्चित है। और जब आय में वृद्धि होगी तो एक किसान की नहीं हो रही, वो सबकी हो रही है। और जब एक गांव का हर किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के एक साथ खेती करके अपनी आय बढ़ा सकता है, अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, तो वो पैसा कहाँ जाएगा, वो पैसा उसी गांव में खर्च होगा। वो चाहे घूमने में खर्चा होगा, चाहे फ्रिज खरीदने में खर्चा होगा, टीवी खरीदने में खर्चा होगा, गाड़ी खरीदने में खर्चा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपके गांव की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत ही फायदेमंद असर इसका पड़ेगा। दूसरी चीज, आप अभी तो ये तो डायरेक्ट मंडी में बेचने की बात हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है तो आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी कर सकते हैं। आज हम टाटा नमक का नाम सुनते हैं, तो हमारे गांव के जो प्रोडक्ट हैं हम उनको एक ब्रांडिंग करके बेच सकते हैं, दुगने दाम पे बेच सकते हैं, तिगुने दाम पे बेच सकते हैं। जिस रेट पे हमारे सामान जो है हमें पता है कि शहरों में किस मूल्य पे बिक रहे हैं, तो वो काम अगर हम पैकेजिंग कर लें, ग्रेडिंग कर लें, सॉर्टिंग कर लें, उसकी ठीक से मार्केटिंग कर लें, विपणन कर लें, तो वो मुनाफा हमारे पास सीधे हमारे गांव में हमारे किसान भाइयों के पास पहुंच सकता है। ये ताकत है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की और एकत्रीकरण से खेती करने की, एक समूह बना के खेती करने की। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन तीनों चीज़ों को बहुत ध्यान से सोचें, अपने इस पे विचार करें कि सबसे पहली बात कि एक गांव के किसी एक पहलू पे काम करके कभी भी आपका गांव आदर्श गांव नहीं बन सकता है। आपके गांव को, अगर आपको उसको एक समृद्ध गांव बनाना है, आपको उन सारे 25 पॉइंट्स पे विकास की मांग करनी पड़ेगी।
चाहे वो आपके गांव के प्रधान आए आपके पास, चाहे कोई संस्था आए, चाहे कोई सरकार की कोई भी विभाग आए, उनको एक गांव की तरफ से विकास की मांग दिखनी चाहिए। दूसरी चीज, आप जब अपने गांव के हर व्यक्ति तक ये एजेंडा पहुंचा देंगे, विलेज मैनिफेस्टो पहुंचा देंगे, और आपके गांव के लोगों के बीच में से हम कुछ चेंज मेकर बना लेंगे, फिर आपको किसी से सहायता लेने की जरूरत नहीं होगी। आप खुद इतने आत्मनिर्भर बन चुके होंगे कि आपको फिर किसी के सामने नहीं जाना पड़ेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और तो और, जैसा कि अमिताभ बच्चन जी का वो वीडियो हमने देखा, हिमांशु पटेल जी की हमने कहानी सुनी, पुंसारी गांव का आज हम उदाहरण देख रहे हैं। कल हम अगर अगर ये काम करने में हम सफल हो गए तो अगले साल हो सकता है अमिताभ बच्चन जी आपके गांव की कहानी सुना रहे हों, हिमांशु पटेल जी की जगह आपके गांव का चेंज मेकर, आपके गांव का प्रधान वहां पे खड़ा हो और आपके गांव के लिए शूटिंग की टीम जाए और आपके गांव का वीडियो करे। उसमें आपकी शक्ल दिखेगी कि हाँ, हमने विलेज मैनिफेस्टो को अपनाया, हाँ, हमने अपने गांव की विकास की मांग क्रिएट करी, हाँ, हमने अपने गांव में एक चेंज मेकर बनाया, और आज हम फक्र से ये कह रहे हैं कि हमारा गांव एक मॉडल गांव बन चुका है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो वीडियो को दिखाने का उद्देश्य ये था कि हम जो बात कर रहे हैं इसमें कोई नई बात नहीं है। हम बस ये कह रहे हैं कि इस बात को आप एक अगर नई सोच का चश्मा लगा के देखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा दृश्य दिखेगा, आपका एक बहुत समृद्ध गांव दिखेगा, और वो हर वो कमी जो आपको आज दिख रही है, इस नई सोच का चश्मा पहन के अगर आप देखेंगे तो आपको वो कमी जो है तुरंत गायब होते हुए दिख जाएगी, और 1 साल 2 साल के अंदर आपका गांव एक मॉडल गांव 100% बन चुका होगा। ये केवल अपनी सोच बदलने की बात है, संघर्ष करने की बात है, सफलता आपके पास अपने आप आएगी। और इस आपका जो ये सफर होगा आपके गांव को एक मॉडल गांव बनाने का, इसके समर्थन के लिए, इसमें आपको सहायता देने के लिए हमने ये मॉडल गांव संस्था बनाई है। इस हमारी वेबसाइट है www.modelgaon.org। हम चाहेंगे इस पे, अभी हम बहुत सारी चीज़ें अभी ऐड कर रहे हैं, आप इस पे जितनी बार जाएंगे आपको कुछ ना कुछ नया दिखता रहेगा। हम चाहेंगे कि आप उस पे जाएं, उस पे जानकारियाँ उपलब्ध हैं। बहुत जल्दी हमारा चेंज मेकर का ई लर्निंग का जो हम जो ट्रेनिंग की बात कर रहे थे वो एक्टिव होने वाला है। उसको जब आप देखेंगे तो बहुत सी ऐसी ज्ञान की चीज़ें हैं जो आपको उसमें समझ में आएंगी, और उससे आपको बिना किसी की सहायता के आपका खुद दिमाग चलने लगेगा कि आप अपने गांव के विकास के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मॉडल गांव संस्था है, ये संस्था को हमने कुछ ऐसे बहुत ही खास लोगों को जोड़ के बनाया है। उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र के हिंदुस्तान के सबसे प्रचलित और सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पूरा आइडिया है, इसकी शुरुआत डॉक्टर हीरालाल, जो बांदा के पूर्व डीएम कलेक्टर रह चुके हैं, वो इस प्रोग्राम के ऑनरेरी मेंटोर हैं। ये उनका ही काम है जो हम आगे लेके जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मुनीत सर, जो नाबार्ड के जनरल मैनेजर रिटायर्ड हो चुके हैं, वो इसके प्रेसिडेंट हैं। इनके नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है। मॉडल गांव का जो मार्गदर्शन है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कृषि के क्षेत्र में 4 बहुत ही प्रचलित पद्मश्री, जिनको भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला खेती में नया काम करने के लिए, अच्छी खेती का बढ़ावा देने के लिए, वो हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। इसमें रामशरण वर्मा जी हैं बाराबंकी के, भारत भूषण त्यागी जी हैं बुलंदशहर के, कंवल सिंह चौहान जी हैं हरियाणा, बाबूलाल दहिया जी हैं मध्य प्रदेश के। ये चारों पद्मश्री हैं, भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कृत हैं, और इनके काम की चर्चा केवल हिंदुस्तान में नहीं विदेश में भी होती है। और इनके मार्गदर्शन में हम जो भी सहायता आपको दे रहे हैं, इनके मार्गदर्शन में, इनसे सीख के, इनसे पूछ के हम आपको वो चीज़ें तैयार करके दे रहे हैं। बहुत अच्छी एक हमारी सलाहकार समिति है, जिसमें कृपा शंकर जी हैं, जो कि पूर्व वीसी हैं डॉक्टर कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर साहब आईआईटी कानपुर में भी प्रोफेसर हैं। गया प्रसाद जी हैं, ये भी पूर्व वीसी हैं मेरठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। राजकुमार सिंह जी हैं, ये रिवर साइड अमेरिका कैलिफोर्निया में एक यूनिवर्सिटी इनकी अपनी भी है, ये वहाँ से हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। इसके मुनि अध्यक्ष जी श्री मुनीश जी हैं, जिन जैसा कि मैंने आपको बताया। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं सौरभ लाल, मैं यहाँ का सीईओ हूँ, और मैं आपसे बराबर रूबरू रहूँगा। आपसे मैं इसका फीडबैक लेता रहूँगा, आपसे मैं सुझाव मांगता रहूँगा।
इसी तरह से हमारे IIM लखनऊ जो कि एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का कॉलेज है, उसके प्रोफेसर हमारे सलाहकार हैं, श्री विवेक गंगवार जी जो कि पंचायती राज के एक्सपर्ट हैं, ताकि जो हमारी सरकार की स्कीमें होती हैं, पंचायत के अच्छे काम करने में जो दिक्कतें आती हैं, उसे हम कैसे उन दिक्कतों का निवारण कर सकें, उसके सलाहकार हैं। इसी तरह हमारे पास IT की एक पूरी टीम है, लीगल की एक पूरी टीम है। तो हमारी कोशिश ये है कि खास तौर से ये FPO के लिए बहुत ज़रूरी है, फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जिस तरह की भी दिक्कत आ रही हो, देखिए 2 चीज़ें हैं फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी में। एक होता है कि फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी नहीं बनाना, तो उसके लिए मेरा आग्रह आपसे ये रहेगा कि आप अपने गांव में इस चर्चा को शुरू करें, मैनिफेस्टो को लेकर जाएं, लोगों को विकास की मांग को डेवलप करने की बात करें, उन्हें FPC के बारे में भी समझाएं और आप लोगों से ये चर्चा शुरू करें। जो FPO और FPC और काफ़ी आज हमारे साथ जुड़े भी हैं, जो बन चुके हैं, आपको अपने संचालन में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या ऐसी चीज़ हैं, कुछ आपके मन में ऐसे सवाल हैं, तो हमारे पास कृषि कुंभ परिवार एक हमारा है, जिसमें श्री अरुण दुबे जी हैं जो हमारे FPO के एक्सपर्ट हैं, वो इस समय हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं और अभी कुछ समय में वो आपके साथ साझा भी करेंगे अपने ज्ञान को और आपके कुछ सवालों का भी उत्तर वो देंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको आपके FPO के चलाने में जो भी समस्या आ रही है उसे हम कैसे उसमें सहायता दे सकते हैं। हम लगातार हम ट्रेनिंग्स भी करेंगे FPO FPCs की, ताकि आपको अपने संचालन में और बल मिले। और लेकिन मेरा आग्रह आप सबसे ये है कि आप FPC का जो काम है, जो आपका काम चल रहा है, वो तो सराहनीय है ही है, उसमें हम आपको सहायता करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का भी दायित्व लेना पड़ेगा कि आपका जो गांव है उसकी दिक्कतें तभी दूर होंगी जब उस गांव में आप विकास की मांग को ला पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे कि विकास की परिभाषा क्या होती है और किन पहलुओं पे जब तक विकास नहीं होगा एक गांव एक आदर्श गांव नहीं बन सकता। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम इस पे ज़रूर ध्यान दें, हम विलेज मैनिफेस्टो की बात को ज़रूर लेके जाएं। और ये मेरा सौभाग्य है आप सबसे ये साझा करते हुए कि हमारे इस काम को काफ़ी सराहना ऑलरेडी मिल रही है। हमारे हफ्ते में 3 से 4 वेबिनार हो रहे हैं जहाँ पे हम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। ICICI बैंक के बारे में सबने सुना है, उन्होंने हमें समर्थन देने का बहुत सराहनीय काम किया है और हम बहुत आभारी हैं ICICI फाउंडेशन के, जो हमारे समर्थन में हमारे साथ इस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे सफ़र में हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर आज़ाद टेक्निकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कानपुर में, वो हमारे साथ बराबर नॉलेज पार्टनर के रूप में जुड़े हुए हैं। काफ़ी और सारी संस्थाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं, जो हमें बल दे रही हैं कि हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकें। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी वेबसाइट है www.modelgaon.org। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि इस पे आप बराबर जाते रहें। इस पे काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके मदद के लिए आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। ये हमारा WhatsApp का नंबर है 9532445111 9532445111 और हमारी email ID है modelgaonindia@gmail.com। तो मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि आप हमसे संपर्क में रहें, हमसे जुड़ते रहें, अपनी बातों को हमसे साझा करते रहें, अपने सुझाव हमको भेजते रहें। एक अनुरोध है सर, संस्था है ये धीरे धीरे आगे बढ़े और हम अपने लक्ष्य में इसमें आगे बढ़ सकें। हेलो जी सर बताएं। एक अनुरोध है, मतलब इसकी समस्त जानकारियां आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है सर जी, तो हम चाहेंगे कि एरिया वाइज एक व्यक्तिगत मतलब एक एरिया का अलग से जो है एडमिन बना के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। जैसे मैं इलाहाबाद प्रयागराज फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी से हूँ, तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के जो भी FPOs हों या कृषि संस्थान हो तो उनका एक ग्रुप बनाया जाए, उसको आपके ग्रुप से जोड़ा जाए, तो बेसिक से बेसिक नॉलेज जो है आपके द्वारा जो है सबको प्रोवाइड कराया जाए, तो उससे हमारे जो जानकारियां जो है स्पष्ट और सरल हो जाएंगी, वो ज्यादा बेटर रहेगा सर। बिल्कुल। और राजीव जी, मैं आपका ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे ये डेवलपमेंट साझा कर दूं कि हमारे खास तौर से FPO के लिए अलग WhatsApp ग्रुप हम बना रहे हैं, जो कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बना रहे हैं। तो जैसा कि आपका सोचना था कि वो एरिया वाइज डिवाइडेड होना चाहिए, और उस ग्रुप में फिर केवल उसी डिस्ट्रिक्ट FPO जुड़ेंगे, ताकि हम एक बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही बेहतर चर्चा उस ग्रुप पे कर पाएं।
और उससे होगा कि आपके सुझाव भी हमें और आसानी से और जल्दी मिलेंगे, और उसके बदले हम मदद कर सकते हैं वो भी हम जल्द से जल्द ज्ञान के मामले तौर पे हम आप तक पहुंचा सकेंगे। तो ये आपका सुझाव नोट कर लिया गया है, इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है और बहुत जल्दी आपको इस पे जुड़ने का निमंत्रण आपको मिलेगा। जी, हम कोशिश करेंगे कि आपसे मिलें और हो सके तो क्षेत्र में घूम के भी किसानों से मिले, कारण बाहर आने जाने से, लोगों से मिलने से जो जानकारियां मिलती हैं वो एक जगह बैठ के जानकारियां नहीं ली जा सकती। फील्ड वर्क अलग चीज है सर। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। फील्ड और ये वर्क तो बहुत अच्छी चीज होता है, उससे तो बेसिक से बेसिक एकदम छोटी से छोटी जानकारी मिल जाती है सर। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, और मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि अभी तो ये हम आपसे खाली एक शुरुआत है, आपसे हमारा आज परिचय हुआ है, ये रिश्ता बहुत लंबा चलना है और बहुत गहरा जाना है। जी सर, जी और सर। एक बार हम चाय पे निमंत्रण करेंगे और आपके यहाँ भी हम चाय पीने आएंगे, लेकिन बिल्कुल ये बिल्कुल रिश्ते की सर, खाली आपका आज स्वागत शुरुआत है। है। बिल्कुल, ये आज खाली रिश्ते की शुरुआत है, एक परिचय है, अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। और साथियों, इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे जो अध्यक्ष हैं मुनीत सर, वो थोड़ा सा आप सबको संबोधित करें और इस बारे में थोड़ा सा अपना मत आपके सबके सामने रखें। मुनीत सर। ओके सर। सभी लोगों को नमस्कार। सौरभ जी ने बहुत डिटेल में सब कुछ बता ही दिया है। मेरा बस मैं अपना परिचय सौरभ जी ने दिया है, पुनः एक बार दे दूं। मेरा नाम है मुनीश और मैं नाबार्ड से रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर हूं, और ये मॉडल गांव का जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इसकी जो एक समिति बनाई गई उसका इन लोगों ने मुझे अध्यक्ष बना रखा है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरे पास जो ज्ञान है, नाबार्ड में मैंने 35 साल करीब काम किया है, तो उसका अगर कुछ लाभ मैं वापस गांव तक पहुंचा सकूं तो मुझे खुशी होगी। इसलिए इस उद्देश्य से मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूं। क्योंकि सौरभ जी ने बहुत डिटेल में बता दिया है, तो अब और इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूंगा कि इतना सब कुछ सुनने के बाद आप लोगों के मन में जरूर कुछ ना कुछ सवाल उभर रहे होंगे। तो सौरभ जी, हम ऐसा करते हैं कि हम डायरेक्ट लोगों से, अगर उनके पास कुछ सवाल है तो हम सवाल ले लेते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप अपने प्लीज सवाल पूछ सकते। हाँ, सीधे। अगर कोई मित्र कोई सवाल पूछना चाहते हैं, चाहे एफपीओ के बारे में हो, चाहे जो भी सौरभ जी ने अभी बोला उस पे किसी पे भी, तो उनका स्वागत है। हेलो सर, मुनीश सर एंड सर सौरभ सर, मैं गौरव दुबे बोल रहा हूँ सर। मैंने इसके पहले भी आपका वेबिनार अटेंड किया था जब हीरालाल सर आए थे जी। हाँ सर, तो उसमें भी मुझे ये सारा मतलब ये जो पीडीएफ प्रेजेंटेशन किया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तब मैं था, तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी हुई और मैं हीरालाल सर को लिंक्डइन पे मिला था, उनसे कनेक्ट हुआ था। और मैं अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और अभी मेरे पास दिक्कत ये है कि मैं गुजरात में रहता हूँ अभी, और मेरा गांव है उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर में। और मैं जनरली यानी गांव जाता हूँ तो छुट्टियों में जाता हूँ 2 महीने के लिए या फिर 1 महीने के लिए, तो इतना कनेक्टिविटी शायद मेरी गांव से नहीं है, लेकिन स्टिल मैं अभी कुछ अपने गांव के लिए करना चाहता हूँ। तो थोड़ी चुनौतियां भी हैं और मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं क्योंकि मुझे कुछ करना है। अपने छोटा था, बचपन था, जब गांव में जाता था तो बहुत सी चीजें होती थी, वहां के करप्शन जो होते थे और भी जो चीजें होती थी कि लोगों को पता होता था कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, लेकिन लोग उसे बोल नहीं पाते थे। हमारे गवर्नमेंट सब कुछ प्रोवाइड करा रही है, गवर्नमेंट ने, मैंने देखा बहुत सी चीजें प्रोवाइड कराई, लेकिन वहां के सरपंच और वो सब चीजें शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सा प्रॉब्लम है और चुनौतियां भी हैं, और मेरे पास कुछ चुनौतियां, तो मैं आपसे बात करके उसे यानी कि समझना चाहता हूं और फिर मैं कुछ करना चाहता हूं अपने गांव के लिए। तो वही आपसे एडवाइस लेना चाहता हूं कि क्या करना चाहिए मुझे इस टाइम अभी, क्योंकि गांव का कंडीशन। सोच है तो आप यस सर। अभी तो आप दुबे जी, अभी तो गौरव जी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपका कौन सा सेमेस्टर है या कौन सा ईयर है? सेकेंड ईयर ही है सर। सेकेंड ईयर है। हाँ। तो मेरा आपसे सुझाव ये रहेगा कि अभी आप अपनी स्टडीज पर फोकस कीजिए। हाँ, ठीक है। ओके। गांव के बारे में आप अच्छा सोचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अभी चूंकि आप इंजीनियर बनने के लिए अहमदाबाद गए हैं, तो अपनी स्टडीज पे फोकस कीजिए और जो भी बेस्ट कर सकते हैं, जब आपका रिजल्ट आए तो यू शुड स्टैंड आउट इन दी इन योर बैच। सबसे पहला आपका फोकस उस पे होना चाहिए। गांव के लिए बहुत अच्छी बात है जो हम लोग बातें कर रहे हैं, आपका गांव से संबंध जरूर रहता ही होगा ओवर फोन। अब आजकल गांव जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी है। जैसे हम लोग जुड़ रहे हैं, आप तो इंजीनियर खुद हैं, आप अपने गांव के लोगों को जोड़िए, उनसे वेबिनार करिए, उनसे वीडियो चैटिंग करिए, और जो मैसेज हम लोग डिसेमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैसेज आप अपने लेवल से उनको पहुंचाइए। और वहाँ देखिए, आपके गांव में कोई बहुत सारे व्यक्ति होंगे, हर गांव में होते हैं जो गांव के लिए अच्छा सोचते हैं, गांव में ही हैं, गांव के लिए अच्छा सोचते हैं, शायद पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस तरह का कोई व्यक्ति, कोई नौजवान आपके परिवार में कोई अगर है तो उनको आइडेंटिफाई करिए और उनको हम लोग ट्रेन करेंगे, उनको नॉलेज से इक्विप करेंगे और आप उनको बढ़ाइए आगे, वो मोटिवेट करिए उन लोगों को कि वो वहाँ काम करें। लेकिन आप दो नाव में सवार ना हो, आप अपनी स्टडीज पे फोकस करें। जब आप इंजीनियर बन जाएंगे तब आप बहुत अच्छा कर पाएंगे गांव के लिए। यस सर, मैं वही सोच रहा था, इसीलिए मैं अभी हाल में गांव में चुनाव होने वाले हैं और मेरे चाचा वहाँ के सरपंच ही थे, तो मैं वही सोचा था कि मुझे थोड़ा नॉलेज हो जाए इस चीज के बारे में, तब मैं उनसे बात करूं तो शायद वो भी मेरे बारे में सोचे। क्योंकि जैसे आपने बोला, मुझे वो इस तरह से बोल देंगे जाओ जाओ पढ़ाई पे ध्यान दो, इस सब चीजें में काम नहीं करना है, तो वो चीजें हैं। देखिए हम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हर आदमी को फोकस्ड होने की जरूरत होती है अगर आदमी को जीवन में सफल होना है। तो कोई भी आदमी अगर कई चीजें एक साथ मल्टीटास्किंग करेगा तो सफलता थोड़ी संदिग्ध हो जाती है। इसलिए हम जिस क्षेत्र में हैं वहां सबसे पहले हम अच्छा करने की कोशिश करें। हम स्टूडेंट हैं तो अभी हमारा धर्म है कि हम बेस्ट करें अपनी क्लास में, अपने बैच में, जो भी हम काम कर रहे हैं। गांव के लिए आपकी बहुत अच्छी भावना है, निश्चित रूप से जब आप इंजीनियर बन जाएंगे तो गांव के लिए बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। अभी तो आप अपने चाचा से कहिए कि जो हम लोगों ने ये विलेज मैनिफेस्टो बनाया है, इसको वो अगर एक्सेप्ट करें, इसको स्वीकार करें, तो इस पे चर्चा करवाएं, इसको गांव में सब लोगों से बात करें कि अब हम गांव को इस तरह से चलाना चाहते हैं। आपका भी नाम लें कि भाई गौरव वहां से लगातार ये बात कर रहा है कि अब केवल विकास की बात हो गांव में और किसी बात पर चर्चा ना हो, इलेक्शन केवल विकास के ऊपर हो, तो आपका नाम भी होगा और चाचा भी जीतेंगे। लेकिन अभी आपका फोकस स्टडीज पे होना चाहिए। आप खुद को डोंट अलाउ योरसेल्फ टू बी डाइवर्टेड, अदरवाइज आपको बाद में बहुत अफसोस होगा। गांव का विकास आप करेंगे, 2 साल की बात है, आप इंजीनियर बन जाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे, हमको पूरी उम्मीद है। जब आपको अभी से इतना भावना है गांव के लिए तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा करेंगे। और हम लोगों का सारा एड्रेस और ईमेल एड्रेस, हमारी वेबसाइट सब आपके सामने है, सब आप जानते हैं। कभी भी किसी भी तरह से कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो हम लोग हमेशा उपलब्ध है और आपकी सहायता निश्चित रूप से करेंगे। जो भी जानकारी हमारे पास होगी हम शेयर करेंगे। तो इसके साथ ही मैं एक बार पुनः आपसे कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि आप सोच रहे हैं गाँव के बारे में। तो अभी तो चाचा को कहिए कि वो गांव का डेवलपमेंट करें, जब आप पढ़ लिख के तैयार हो जाएंगे तो फिर आप करिएगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके चलिए, और किसी का कोई सवाल है? जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बोले। मैं जन्मेजय यादव बोल रहा हूँ जी। और हमारा घर पड़ता है गांव जौनपुर भरौड़ा, जर्रो भरौड़ा जी। और हेलो जी बोले यादव जी। हाँ तो सर हम ग्रामीण कृषक प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ हैं जी। और हम जो है एक 42 पे जुड़े हैं सर। इसके पहले हम चले गए थे, दिमाग में भूल गए थे किराया, तो एक 42 पूरी बातें आप इससे पहले भी हमसे जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे? इससे पहले कभी आप अभी नहीं जुड़े, पहली बार। ओके, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोगों ने जो चर्चा की है वो सिर्फ इतनी की है कि अपने गांव को हम डेवलप करें, हैं? उसमें 3 स्तर पर हम कार्रवाई करेंगे। पहला स्तर यह है कि हमने गांव के डेवलपमेंट के लिए जो सर्वांगीण विकास जिसको हम कहते हैं, वो सर्वांगीण विकास कैसा विकास होता है, इसके लिए हमने 25 पॉइंट आइडेंटिफाई किए। इन 25 पॉइंट पे अगर गांव में काम हो रहा है और गांव में
जैसे सफाई पे काम हो, पढ़ाई अच्छी करें बच्चे ना, मेडिसिन अपना स्वास्थ्य अच्छा हो, इस तरह के 25 पॉइंट्स हमने केवल आर्थिक विकास ही नहीं, सामाजिक विकास और स्वास्थ्य के बारे में भी अच्छा विकास हो, तो जो सर्वांगीण विकास कहते हैं वैसा विकास हो, उसको हम एक मॉडल गांव कहेंगे। तो वो हमने परिकल्पना की है मॉडल गांव की, और उस परिकल्पना को मूर्त रूप देने में जो लोग काम करेंगे वो उसी गांव के होंगे। दूसरा हमारा ये सोच है, और दूसरा चरण ये है कि उसी गांव के होंगे। कोई बाहर से देखिए, कोई दिल्ली से मसीहा नहीं आएगा, ना कोई लखनऊ से मसीहा आपके गांव में जाएगा, राइट। मसीहा तो गांव में ही पैदा होने होंगे, गांव के लोगों को ही मसीहा बनना पड़ेगा, तो भी विकास वहां होगा। तो अभी गांव में जो आप तो सब लोग गांव में रहते हैं, मैं भी गांव का ही रहने वाला हूँ, अब थोड़ा नौकरी वोकरी करने लगा तो शहर में रहने लगा। तो गांव में सब तरह की समस्याएं हैं, आप सब जानते हैं। और अगर आप हाँ उसको आप थोड़ा सा गंभीरता से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारी समस्याएं बहुत छोटी छोटी हैं, और इनकी वजह से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। सब एक दूसरे की वो क्रैब मेंटेलिटी में एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। तो उन सब समस्याओं का समाधान खोजिए गांव में, और सबको इकट्ठा करके और सब लोग एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो गांव अच्छा बनेगा, तो मॉडल गांव बनेगा। तो दूसरा ये है, तो और जैसा मैंने कहा कि इसको आप ही लोग करेंगे, गांव के लोग करेंगे। हम केवल इतना करेंगे कि उनको थोड़ी जो हमारे पास नॉलेज है, अगर उनको इसकी जरूरत है तो हम शेयर करेंगे। हम उनको दूसरी जगह जहाँ अच्छा काम हो रहा है, हम उनको वहां ले जाके उनको वहां ले जाएंगे, तो वो देखेंगे कि हाँ अच्छा काम वहां हो रहा है, तो हमारे यहाँ भी हो सकता है, तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा। ये सब हम करेंगे। और तीसरे चरण में जैसा हम लोगों ने चर्चा की है अभी और करते रहे हैं कि सामाजिक विकास के साथ आर्थिक विकास जरूरी है। तो आर्थिक विकास के लिए सबसे अच्छी योजना अभी जो भारत सरकार ने लॉन्च की है, एफपीओ की, कृषि उत्पादक संगठन या कृषि उत्पादक कंपनी। गांव वाले सभी लोग जो भी किसान है, प्रोड्यूसर है, वो संगठित होके एक कंपनी बनाएं, और उस कंपनी के माध्यम से जो आपकी खाद बीज की जरूरतें हैं, जो भी खेती के लिए जरूरियात हैं, उनको इकट्ठा ही खरीदें, और जब अपनी फसल आ जाए तो इकट्ठा बेचें। और भी एफपीओ के लिए सारे बिजनेस खुले हुए हैं, सरकार ने कहा है कि और भी बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर वहां एक कंपनी बने, तो जैसे जितने भी उद्योगपति हैं सब तो अपनी कंपनी बना के ही तो काम कर रहे हैं, कोई इकट्ठा अकेला थोड़ी कर रहा है। अब रतन टाटा है तो वो अकेले थोड़ी काम करते हैं, उनके पास तो हजारों आदमी उनके साथ लगा हुआ है जो शेयर होल्डर है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो उनका एम्प्लॉई है, उनका जो शेयर होल्डर है वो उनके साथ लगा हुआ है। तो वो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तब एक रतन टाटा बनता है। तो ऐसे सभी किसी का नाम लीजिए, तो सब तो कंपनी बना के ही काम कर रहे हैं, कंपनी बनाते हैं, उसके शेयर सभी लोग हम और आप सब खरीदते हैं, उस पैसे से वो अपना काम चला रहे हैं, उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, कुछ खुद रखते हैं, कुछ डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को देते हैं। तो यही चीज सरकार ने कहा है कि भाई गांव में करो आप। ये टाटा बिरला तो बंबई में बैठ के कर रहे हैं, आप अपने गांव में कर सकते हो। तो गांव में सब लोग इकट्ठे होकर एक कंपनी बनाएं, और उस कंपनी के माध्यम से अपना सारा काम करें, अपनी जो जरूरियात की चीजें हैं वो खरीदें इकट्ठी, जो फसल है इकट्ठी बेचें, तो इससे लोगों को सभी को लाभ होगा। तो ये तीन चीजें हम लोग इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, और आज भी यही चर्चा हुई। तो अब हम चूंकि चर्चा के आखिरी चरण में थे, तो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो एफपीओ के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी कैपेसिटी, या तो डायरेक्टर होंगे एफपीओ के, या सीईओ होंगे, या कोई किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे होंगे। तो अब हमने ये रिक्वेस्ट किया कि अगर किसी के पास कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो एफपीओ के बारे में, एफटीसी के बारे में, तो वो अभी हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। जी तो अगर इस पर कोई सवाल और नहीं है, अरुण जी अभी भी हैं कि चले गए? हेलो अरुण जी जुड़ नहीं पा रहे हैं सर। ओके कोई बात नहीं। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर नमस्कार सर, बाराबंकी से राजेश गुप्ता बोल रहे हैं सर। क्या नाबार्ड के माध्यम से इस समय एफपीओ का गठन हो रहा है सर या नहीं? देखिए इस साल सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो टारगेट रखा है एफपीओ का, जी राइट,
जी। अब फाइनली इतना तो हम सब लोग जानते हैं कि 5 साल का टारगेट 10,000 है, करेक्ट? और वो 10,000 है, वो 5,000 ब्लॉक्स के लिए है। ये तो भारत सरकार ने बोल रखा है जी। और इसका मतलब है कि पूरे देश में 5,000 ब्लॉक्स में एफपीओ बनेंगे। ठीक है सर जी। तो अगर 5,000 पूरे देश में है तो हर स्टेट का अलग अलग टारगेट होगा जी। ऐसा थोड़ी खाली उत्तर प्रदेश में बना के सरकार सब पैसा उत्तर प्रदेश को दे देगी, ऐसा तो नहीं होगा। जी। तो उत्तर प्रदेश में देखिए पहले से ही 576 एफपीओ पूर्व में ही बने हुए हैं, जिसकी लिस्ट सरकार के पास है, जो पूर्व में बने हुए हैं जी। और इस साल शायद आप टोटल 1500, अगर मैं ठीक समझता हूं तो वो फिगर ठीक ही है, 1500 के आसपास का टारगेट है, जिसमें वो 576 भी शामिल है जी। तो कुल मिला के शायद टारगेट इस साल का रहेगा 850 के आसपास। जी जी जी। ठीक है सर जी। अब अपने स्टेट में ब्लॉक भी है 800 के आसपास जी। 800 कुछ है तो निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसका सरकार ने डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा होगा। जी करेक्ट। जी जी। तो ये जानकारी आपको एग्रीकल्चर विभाग से मिलेगी कि आपके जिले में कितने एफपीओ बनेंगे, किस ब्लॉक में कितने बनेंगे। जी जी। ठीक है सर जी जी। अब ये तो हो गई, ये तो होगी टारगेट की बात। जी जी। अब एफपीओ बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें आप तो जानते ही होंगे कि सरकार ने कहा कि ये 3 एजेंसीज बनाएंगी, नाबार्ड, एसएफएसी और एनसीडीसी। ठीक है सर तो ये तीनों एजेंसीज बनाएंगी इसका मतलब है कि इन तीनों एजेंसीज के माध्यम से सरकार की जो सहायता है वो एफपीओ तक पहुंचेगी। बनाएंगी का मतलब इतना है। ठीक, ऐसा नहीं है कि नाबार्ड का अफसर जाके बनाएगा। जी जी। ये तो आप हैं, ये तो हम लोग सभी जानते हैं, नाबार्ड तो जाके नहीं बनाएगा। जी जी। नाबार्ड को सरकार ने कहा है कि आप एक तो वो जो सहायता सरकार की होगी वो नाबार्ड के थ्रू रिलीज की जाएगी। जी। चाहे नाबार्ड हो चाहे तीनों संस्थाओं के माध्यम से, एसएफएसी के माध्यम से भी, एनसीडीसी के माध्यम से भी और नाबार्ड के माध्यम से। तो एक काम तो ये नाबार्ड को दिया गया और दूसरा काम नाबार्ड को दिया गया है कि जो एफपीओ के सीईओज होंगे या अकाउंटेंट्स होंगे या उनके डायरेक्टर्स होंगे, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था नाबार्ड करेगा। उनकी ट्रेनिंग नाबार्ड में करवाई जाएगी। जी जी। ठीक है सर तो ये नाबार्ड की 2 जिम्मेदारियां हैं। जी। तो जैसा आपने पूछा कि क्या नाबार्ड बना रहा है इस साल, तो निश्चित रूप से नाबार्ड भी कुछ एफपीओ तो नाबार्ड के पास आएंगे ही, जिनके लिए नाबार्ड के माध्यम से वो सहायता रिलीज की जाएगी। ठीक। तो ये लेकिन ये जानकारी आपको जिले के कृषि विभाग से मिलेगी। ठीक ठीक सर, ठीक सर, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। ओके ओके। और कोई सवाल पूछना चाह रहा है? चलिए बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे बात करके। और सर कुछ कह रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि अब कोई सवाल और नहीं है तो जी मैं समझता हूँ कि नाउ वी कैन वाइंड अप। जी जी जी। तो आप सभी का समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नंबर, हमारी वेबसाइट, सब कुछ आपके साथ साझा किया जा चुका है। मैं आशा करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अपना सुझाव हमें देते रहेंगे। जो भी हमारे पास ज्ञान है, जो भी हम जानकारी रखते हैं, वो हम आपसे साझा करते रहेंगे। तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। और फिर बहुत जल्द हम आपके साथ एक वेबिनार के माध्यम से जुड़ेंगे किसी और विषय पे चर्चा करते हुए। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सौरभ जी। थैंक यू सर।